गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी और मैं हूं आपकी साथी नंदिनी सिंह। और आज हम बात करेंगे 27 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम डे ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे। सुबह का सुविचार क्या है? कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। यानी अगर आज आपने अच्छा करा तो उसका परिणाम और उसका फल आपको कुछ दिनों के बाद मिलेगा। अगर आप कल की तैयारी करना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को संवारना चाहते हैं, तो आज ही अच्छे काम करिए और अपने विकास के पथ पर लग जाइए अच्छे विचारों के साथ में। इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। पहली बात हम कर रहे हैं विश्व रंगमंच दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में, जो हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इस बार भी 27 मार्च को 61वां यानी 61 नंबर का विश्व थिएटर दिवस, वर्ल्ड थिएटर दिवस या विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाएगा। और इस बार का जो संदेश है वो लिखा है मिस्र की जो एक अदाकारा हैं जिनका नाम है सामिया अयूब, उन्होंने लिखा है। साथ में आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के जो के द्वारा विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना करी गई थी 1961 में। अगर मैं इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI के बारे में बात करूं तो ये दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है, जो स्पेशली नृत्य विशेषज्ञों के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में हमें देखने को मिलेगा। और दुनिया भर में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के 85 से अधिक केंद्र हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इसरो के बारे में। हम सबको पता है कि इसरो 26 मार्च को जो वन वेब इंडिया 2 मिशन था उसके तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला था। तो इसी के तहत जो ये 36 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ये सबसे भारी रॉकेट LMV 3 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। साथ में आपको मैं बता दूं कि जो वन वेब इंडिया 2 मिशन चलाया गया है इसरो के द्वारा, इसी के तहत उपग्रहों को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जैसा कि हम सबको पता है कि जो 26 मार्च को दूसरा मिशन था और जो पहला लेवल था यानी वन वेब इंडिया 1 मिशन पहले ही इसरो कंप्लीट कर चुका है। और अभी जो 26 मार्च को मिशन था वो क्या था? दूसरा मिशन था वन वेब इंडिया 2 मिशन, इसलिए इसका नाम रखा गया है। साथ ही जो उपग्रह थे उनका जो वजन था वो कितना था? तो हर उपग्रह का वजन 5,805 किलोग्राम था। और साथ में ही LVM-3 प्रक्षेपण यान के द्वारा 450 किलोमीटर की गोलाकार निचली पृथ्वी कक्षा में इनको रखा गया है, इन उपग्रहों को रखा गया है यानी लॉन्च किया गया है। और LVM-3 में चंद्रयान 2 मिशन सहित लगातार 5 सफल मिशन हो चुके हैं इसरो के द्वारा। अच्छा, जो वन वेब है उसने टाई अप करा था न्यू इंडिया स्पेस के साथ में। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड है ना, उसके साथ में टाई अप करा था इन उपग्रहों को पृथ्वी तक पहुंचाने के, पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने के लिए। ठीक है। अच्छा, वन वेब क्या है? तो वन वेब अंतरिक्ष से संचालित होने वाला एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जो विश्व के देशों और सरकारों के बीच में एक कनेक्टिविटी का काम करता है। तो जो भारतीय एंटरप्राइजेज है वो भी वन वेब का प्रमुख निवेशक है, यानी इसने भी इन्वेस्ट किए हैं पैसे भारतीय एंटरप्राइजेज ने। इसरो के द्वारा SSLV-D2 और EOS-07 मिशन चलाया गया था और इसके बाद एक सफल परीक्षण, एक सफल मिशन चलाया गया है वन वेब इंडिया 2 मिशन के नाम से। अगर हम इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में मिलेगा। अध्यक्ष इसके M सोमनाथ जी हैं और एक भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। और ये जितने भी रॉकेट लॉन्च करता है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करता है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इनोवेशन फेस्टिवल के बारे में, जिसका आयोजन नेशनल साइंस सेंटर ने किया है। 25 और 26 मार्च तक ये पूरा जो आयोजन है वो करा गया है और इसकी अध्यक्षता करी थी प्रोफेसर बलराम भार्गव ने, जो अध्यक्ष हैं NASI के। और साथ में ही आपको मैं बता दूं कि 26 मार्च को जब समापन समारोह था तो उसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर देवाशीष मोहंती के द्वारा। इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
जो योग्यताएं हैं उसको बढ़ावा देना, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको निखारना, इनोवेशन फेयर, क्रिएटिव रोबो डिजाइन, परिवारों के लिए इनोवेटिव चैलेंज, फैमिली साइंस जैसे प्रोग्राम इस इनोवेशन के इस आयोजन के द्वारा दिखाए गए और करे गए हैं। वर्कशॉप कराई गई है, आइडियाज जो है लोगों के, जो भी आइडियाज थे, जो इनोवेटिव आइडियाज थे, उनको प्रमुखता दी गई है। जैसा कि हम सबको पता है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि 25 मार्च को जो नीतू घंगस हैं, उन्होंने 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया की मुक्केबाज को हरा दिया और 5-0 से हराने के बाद में स्वर्ण पदक जीत लिया है नीतू घंगस ने, इसलिए ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन बन गई हैं। साथ में ही स्वीटी बुरा ने जो 81 यानी 81 किलोग्राम का जो भार वर्ग है उसमें सफलता हासिल करी है। अच्छा, ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये हर 2 साल में आयोजित की जाती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है भारत में, और साथ में ही इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो MC मैरी कॉम है और फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, इनको 2 साल के लिए भारत की तरफ से AHF एथलीट्स एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है एशियाई हॉकी फेडरेशन के द्वारा, और इसके लिए इन्होंने प्रमाण पत्र और पद दोनों स्वीकार कर लिया है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सलीमा टेटे हैं, वो खिलाड़ियों के अधिकारों और उनके कल्याण के बारे में भी जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड और मणिपुर के बारे में, जहां से केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी है कि जो अफसा एक्ट है यानी उसको हटा दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया है कि 2014 की तुलना में 2022 तक आते आते जो घटनाएं हैं उसमें 76% की कमी आई है, और साथ ही जो डेथ हो जाती थी सुरक्षा कर्मियों की, उनके डेथ रेट में भी कमी आई है, 90% कम हो गया है। और नागरिकों की जो मौतें होती थी, जो नागरिकों की डेथ होती थी, उसमें 97% की कमी आ गई है। तो इसी के तहत ये डिसाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो असम, नागालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत अशांत क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया जाएगा, यानी यहाँ से जो अफस्पा है उसको हटाने की बात कही गई है। साथ में अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल 2022 में ही नागालैंड, असम और मणिपुर में अफसा के तहत जो अशांत क्षेत्र थे उनको कम कर दिया था। यानी पहले जो अफस्पा था उसके तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अप्रैल 2022 में इनकी संख्या को कम कर दिया गया था और अब यहाँ से पूरी तरीके से हटाने की बात कही गई है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अफस्पा के बारे में, तो मैं बता दूं कि जो ये स्पेशली एक ऐसा अधिनियम है जो 1948 के तहत सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि जो भी अशांत क्षेत्र है वहां पर वो सार्वजनिक व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखें, ठीक है। और वो सशस्त्र बल कौन हो सकते हैं, तो थल सेना हो सकती है, वायुसेना हो सकती है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो सकते हैं, उनको विशेष अधिकार दिया गया है। और ये बोला गया है इस अधिनियम के तहत कि अगर उनको संदेह है किसी भी जगह पर, किसी व्यक्ति पर, तो वो बिना वारंट के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना वारंट के उस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। तो इसी अधिकार को, इसी अफस्पा जो एक्ट है उसको हटाया गया है जो पूर्वोत्तर राज्य है आसाम, मणिपुर और नागालैंड से। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अशांत क्षेत्र कब माना जाएगा कि कोई भी क्षेत्र अशांत है, तो इसके लिए जो बात बोली गई है अफसा की धारा 3 में, ये बोला गया है कि नस्लीय कोई विवाद हो, धार्मिक, भाषा के आधार पर जाति या समुदायों के बीच में कोई विवाद हो गया हो, तब वो क्षेत्र अशांत कहलाएगा। या फिर केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक हैं, या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत अगर घोषित किया गया है इनके द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के द्वारा, तो वो राज्य क्या होगा, अशांत कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको स्टार्ट किया गया है 26 मार्च को हरियाणा के टिकली गांव से
और स्टार्ट किसने करा है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर ऐसा करा गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत के 5 राज्यों को कवर करेगा, जहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला की श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके तहत 5 किलोमीटर का जो बफर वाला क्षेत्र है उसको हरा भरा किया जाएगा। जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बात की गई है, जल की उपलब्धता को बढ़ाने की बात की गई है, साथ में ही वनीकरण किया जाएगा, वनों को दोबारा लगाया जाएगा। इस परियोजना के तहत 75 जो जल स्रोत हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। परियोजना के तहत मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हरियाणा के रेवाड़ी जिलों में जो बंजर भूमि है उनको भी शामिल किया गया है, यानी उन बंजर भूमि को भी हरा भरा करने की बात कही गई है। किसके द्वारा? हमारे जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? तो जो वो स्टेट जहां से अरावली पर्वत श्रृंखलाएं होकर जाती हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, वहां का लगभग 60 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र अरावली पहाड़ियां फैली हुई हैं इन क्षेत्रों में। तो इन्हीं क्षेत्रों का जो मरुस्थलीकरण हो गया है, उसे निपटने के लिए, जो भूमि क्षरण हुआ है उससे निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यानी इनको हरा भरा किया जा रहा है, जिसके तहत तालाब, झीलें, नदियों के माध्यम से जो बंजर भूमि है या जो ऐसी भूमि है जो खराब हो चुकी है या ऐसी भूमि है जिस पे पेड़ पौधे नहीं है, तो उनको हरा भरा करने की बात कही गई है। अगर मैं अरावली रेंज के बारे में बात करूं तो दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है अरावली रेंज, ठीक है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीपीय जो प्लेट है और साथ में यूरेशियन प्लेट है उन दोनों के टकराने से हुई थी। गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली तक ये लगभग 720 किलोमीटर की एरिया को कवर करता है, जिसमें हरियाणा और राजस्थान भी आता है। इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई कम है, 300 मीटर से लेकर 900 मीटर ही इसकी ऊंचाई आपको दिखेगी। और जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली श्रेणी की, वो माउंट आबू में जो गुरु शिखर है वो है ना, जिसकी ऊंचाई जो है हमें 1722 मीटर मिल जाएगी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कच्चे जूट के बारे में। इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 300 रुपए बढ़ाया गया है। और अब इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो क्या हो जाएगा? तो 5050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 24 मार्च को ऐसी घोषणा करी गई है। और साथ में ही जो अनुमोदन किसने करा था इसके लिए, यानी किसने बोला था ऐसा करने के लिए? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के द्वारा सिफारिश की गई थी, जिस पर गवर्नमेंट ने काम किया है। और 2023 और 24 के सीजन के लिए ऐसा किया गया, यानी कच्चे जूट का जो प्रति क्विंटल दाम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट के द्वारा कितना दिया जाएगा? तो 5050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यानी MSP क्या है? तो MSP वो रेट है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न को खरीदती है। और ये जो रेट तय होता है वो उस हिसाब से होता है कि किसान ने उत्पादन में कितनी लागत लगाई है। तो उस लागत का लगभग 1.5 गुना ज्यादा होता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो गवर्नमेंट के द्वारा किसानों से खाद्यान्न को खरीदते समय दिया जाता है। भारत सरकार 24 वस्तुओं का साल में 2 बार MSP तय करती है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है भारत सरकार 24 वस्तुओं का साल में 2 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। और साथ में आपको ये बता दूं कि बाजार मूल्य घोषित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जब उससे नीचे गिर जाता है तो सरकार किसानों से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर अनाज खरीद लेती है। यानी अगर किसी का मूल्य गिर गया तो उसको सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके उस रेट पर खरीदती है, ताकि किसानों को लाभ हो, नुकसान नहीं हो। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को डिसाइड कौन करता है? तो इसके लिए डिसाइड करने के लिए एक आयोग बना है जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी जिसको हम CACP कहते हैं। उसके द्वारा ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको तय किया जाता है। और उसके बाद जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग मंत्रालय से सिफारिश करती है और उसके बाद मंत्रालय जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग कहे उस बात को जो मंत्रालय है वो मान ले। उसकी जो सिफारिश है उसको मना भी कर सकती है कृषि मंत्रालय।
देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भारत और तंजानिया का जो व्यापार है उसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग किया जाएगा और अनुमति दे दी गई है आरबीआई के द्वारा। और इसके लिए तंजानिया क्या करेगा, तंजानिया विशेष रुपए वोस्ट्रो खाते स्थापित करेगा भारत में। हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि आरबीआई ने राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करते हुए व्यापार करने के लिए 18 देशों को मंजूरी दी है कि वो भारत में रुपए आधारित वोस्ट्रो खाते खोल सकते हैं। ठीक है, और इसी क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ रहा है तंजानिया और आरबीआई भारत का। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने पहले ही आरबीआई से मंजूरी ले ली है और वो रुपए वोस्टर खाते खोलने के लिए अपनी शाखाओं के ऊपर या जो उसकी विदेशी शाखाएं हैं वो काम कर रही हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। अब हम बात करेंगे तंजानिया के बारे में। तो देखिए, तंजानिया का नाम क्या है। तंजानिया का आधिकारिक नाम है संयुक्त गणराज्य तंजानिया। ओके, सरकार का रूप क्या है, यहाँ पर गणतांत्रिक सरकार है। राजधानी यहाँ पर क्या है, तो प्रशासनिक राजधानी यहाँ की दार एस सलाम है और विधायी राजधानी क्या है, तो डोडोमा है। मुद्रा यहाँ की तंजानियाई शिलिंग है। आधिकारिक भाषाएं यहाँ पर क्या बोली जाती हैं, तो अंग्रेजी, स्वाहिली और किस्वाहिली बोली जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, तो कासिम मजालविया है। अगर तंजानिया की भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको दिख जाएगा, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर हमें तंजानिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की जो दर है वो 4% की वृद्धि कर दी गई है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए। और ये जो डिसीजन है ये लागू कब से होगा, तो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो जाएगा। और साथ में आपको बता दूं कि कुल महंगाई भत्ता कितना होगा, तो मूल वेतन का 42% जो है कुल महंगाई भत्ता होगा, ऐसी बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। महंगाई भत्ता क्या है, तो महंगाई भत्ता या डीए जिसको हम बोलते हैं वो स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी होते हैं महंगाई की दर के साथ साथ में उनके वेतन कर्मचारी का जो मूल वेतन होता है उसके प्रतिशत के रूप में दिया जाता है डीए। और इसलिए भी दिया जाता है ताकि महंगाई का जो कर्मचारी है उसके जो लाइफ स्टाइल है उसकी जो जीवन शैली है उस पर बहुत बुरा प्रभाव न पड़े। जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे उसका जो वेतन है वो भी बढ़ता रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। तो इस बार का जो महंगाई भत्ता है वो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो जाएगा और 4% की वृद्धि करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, उसको मैं अच्छे से आप तक पहुंचा पाऊं, डिस्क्राइब कर पाऊं। अगर आपको लगता है कि मैं इस काम में सक्सेसफुल हो रही हूं तो प्लीज कमेंट करके जरूर जरूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।